Hello everyone, myself Sapna Dinodia, lecturer of physics, गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर। आज हम अप्लाइड फिजिक्स का एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने कॉम्प्लेक्स सर्किट्स अर्थात जटिल वैद्युत परिपथों को हल करने के लिए उनमें वोल्टेज करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए या फिर उनमें रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करने के लिए दो नियम दिए हैं जिन्हें हम किरचॉफ के नियम बोलते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। एक है किरचॉफ का करंट लॉ और दूसरा है किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। सबसे पहले हम देखते हैं कि किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है, जिसे हम किरचॉफ का वैद्युत धारा का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी भी जंक्शन पर जो कुल धाराएं होती हैं उनका वैद्युत धाराओं का अलजेब्रिक सम जो है वो शून्य होता है। इसे हम जो है चार्ज की कंजर्वेशन का लॉ भी कहते हैं, अर्थात आवेश के संरक्षण का नियम भी कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो करंट होती है वो आवेश एक प्रकार से प्रवाह ही होती है। और चूंकि किसी भी जंक्शन पर जब कुल करंट की वैल्यू 0 रहती है, अर्थात हमें जो है कोई भी नेट आवेश उस पर एग्जिस्ट नहीं करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी जंक्शन पर आने वाली कुल धाराओं का बीजीय योग जो है वो जाने वाली कुल धाराओं के योग के बराबर होता है। इसे हम किरचॉफ के धारा का नियम कहते हैं। इसे हम निम्न डायग्राम से समझ सकते हैं। इसमें एक जंक्शन दिखाया गया है और इस जंक्शन पर तीन प्रकार की धाराएं I1, I2, I3 आ रही हैं और दो धाराएं I4 एंड I5 इनसे दूर जा रही हैं। और इस लॉ के अकॉर्डिंग हम ऐसे लिख सकते हैं कि I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस माइनस I4 एंड माइनस I5 इज इक्वल टू 0। इसमें हमने ये देखा है कि जो आने वाली धाराएं हैं उनको हमने पॉजिटिव से दिखाया है और जो जंक्शन से दूर जाने वाली धाराएं हैं उसको हमने नेगेटिव से दिखाया है। अलजेब्रिक सम का मतलब भी यही है अलजेब्रिक का, कि जो है वो प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। अर्थात किसी भी जंक्शन पर कुल धाराओं का अलजेब्रिक सम 0 है। अगर धाराएं आ रही हैं जंक्शन की ओर तो हम उसको पॉजिटिव से शो करेंगे और अगर धाराएं जंक्शन से दूर जा रही हैं तो उसको हम नेगेटिव से शो करेंगे। और यदि हम इसको दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करना चाहें तो हम इस I4 और I5 को जो कि यहाँ पर माइनस में है, इनको हम बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं और बराबर की दूसरी तरफ ले जाने पर ये प्लस में हो जाते हैं, जिससे हम ये कह सकते हैं कि संधि की ओर आने वाली जो धाराएं हैं उनका सम संधि से दूर जाने वाली धाराओं के सम के बराबर होता है। अब हम देखते हैं कि किरचॉफ का वोल्ट का नियम क्या कहता है। इस नियम के अकॉर्डिंग जो है किसी भी क्लोज्ड लूप के अराउंड अगर हम देखते हैं, अर्थात किसी भी बंद परिपथ को जब हम देखेंगे तो उसकी समस्त वोल्टताओं का अलजेब्रिक सम बीजीय योग जो होता है वो शून्य होता है। इसको हम दूसरे शब्दों में एक्सप्लेन करना चाहें तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी सर्किट में या तो बैटरीज या सेल्स होती हैं जो कि धारा या वोल्टेज को प्रदान करती हैं, और दूसरी तरफ जो है वो रेजिस्टेंसेस या लोड्स होते हैं जिन पर की वोल्टेज ड्रॉप होती है। तो हम इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर किसी क्लोज्ड लूप में जितनी भी बैटरीज या सेल्स हैं उनका जो ईएमएफ का जो सम है वो जो है उस क्लोज सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंसेस या लोड्स वगैरह हैं उन पर गिरने वाली जो वोल्टेज है या वोल्टेज ड्रॉप है उनके सम के इक्वल होता है। जो किरचॉफ का वोल्टेज का लॉ है, इसे हम जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग जो है जो ऊर्जा है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो उसको हम ना तो प्रोड्यूस कर सकते हैं और ना ही हम उसको जो है वो खत्म कर सकते हैं, चूंकि इसमें जो टोटल जो एनर्जी जो ईएमएफ द्वारा जो मतलब बैटरीज या सेल्स के द्वारा जो एनर्जी मिलेगी वो एनर्जी जो है इक्वल टू द जो एनर्जी ड्रॉप होगी रेजिस्टेंसेस या लोड्स पर उसके इक्वल होगी।
इसको हम डायग्राम से निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। इस चित्र में दो प्रकार के लूप दिखाए गए हैं, क्लोज्ड लूप है। फर्स्ट लूप में हम एक धारा की दिशा को एज्यूम कर लेते हैं। इसको हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज भी जो एज्यूम कर सकते हैं। जैसे इस डायग्राम में इसको जो है वो क्लॉकवाइज एज्यूम किया गया है, माना गया है कि इस परिपथ में निर्दिष्ट धारा की दिशा ये है। इस धारा की दिशा के अकॉर्डिंग ही हम अपने ईएमएफ की वैल्यूज और वोल्टेज ड्रॉप्स की जो साइन है कि वो पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, वो हम इस करंट की जो डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो डिसाइड करेंगे। तो हम देखते हैं कि अगर जो सेल है उसके द्वारा जो मिलने वाली धारा है, अगर वो निर्दिष्ट धारा की दिशा में है, तब हम उस वोल्टेज को पॉजिटिव लेते हैं, और अगर उस सेल के द्वारा मिलने वाली धारा निर्दिष्ट धारा की दिशा में नहीं है, तो उस सेल की वोल्टेज ईएमएफ को हम नेगेटिव लेते हैं। जैसे इस डायग्राम में जो V1 है, जो चूंकि हम जानते हैं कि जो बैटरी सेल का जो बड़ा टर्मिनल होता है वो पॉजिटिव होता है और जो छोटा टर्मिनल होता है वो नेगेटिव होता है, और करंट का फ्लो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ रहता है। तो जिसके कारण यहाँ पर जो करंट हमें मिलेगी इस सेल के थ्रू वो निर्दिष्ट धारा की दिशा में ही होगी, इसीलिए हम यहाँ पर V1 को पॉजिटिव लेंगे। अब हम बात करते हैं इस पर गिरने वाली वोल्टेज ड्रॉप की रेजिस्टेंस R1 पर। अगर रेजिस्टेंस R1 में बहने वाली करंट निर्दिष्ट धारा की करंट की दिशा में है, तब हम वोल्टेज ड्रॉप को नेगेटिव लेते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है इसमें। और अगर इस रेजिस्टेंस में बहने वाली जो करंट की डायरेक्शन है वो निर्दिष्ट धारा की दिशा के अपोजिट है, तब हम इसको पॉजिटिव लेते हैं वोल्टेज ड्रॉप को। जैसे हम इसमें यही मानेंगे कि R1 में जो करंट की डायरेक्शन है वो निर्दिष्ट धारा की दिशा में है, इसीलिए इस पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा V बराबर IR होता है, तो यहाँ पर I1 R1 होगा, और चूंकि इसकी डायरेक्शन वही है जो करंट की जो कि निर्दिष्ट धारा की डायरेक्शन है, तो इसका मतलब हम इसमें I1 R1 को नेगेटिव लेंगे। इसमें माइनस I1 इंटू R1 दिया हुआ है। अब हम देखते हैं हमारे रेजिस्टेंस R3 में कितनी करंट बहेगी। चूंकि अगर इस डायरेक्शन में हमने एज्यूम किया है कि I1 करंट बह रही है, और एक दूसरा जो सेक्शन दिखाया हुआ है क्लोज्ड लूप है, उसमें भी हमने क्लॉकवाइज ही करंट को एज्यूम किया है, और उसमें जो करंट बह रही है वो I2 है। तो R3 में जो नेट करंट बहेगी वो I1 माइनस I2 बहेगी, और I1 माइनस I2 जो है वो इस डायरेक्शन में होगी, अर्थात निर्दिष्ट धारा की दिशा में होगी। इसीलिए R3 पर होने वाला जो वोल्टेज ड्रॉप है I1 माइनस I2 इंटू R3, उसको भी हम नेगेटिव लेंगे। और अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ की जो टोटल सम है ईएमएफ एंड वोल्टेज ड्रॉप्स का, वो क्या होता है, अलजेब्रिक सम, वो 0 होता है। अब हम दूसरे लूप में भी देखेंगे, दूसरे लूप में भी सेम यही प्रोसेस रहेगी। इसमें आप देखेंगे कि जो यहाँ पर सेल लगी है, उस सेल के द्वारा जो मिलने वाली धारा है वो जो एज्यूम की गई धारा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, जिसके कारण हम यहाँ पर जो V2 है उसको हम नेगेटिव लेंगे। और रेजिस्टेंस R2 में हम यही मानेंगे कि जो इसमें जो करंट बह रही है वो निर्दिष्ट धारा की दिशा में है। इट मीन्स हम R2 I2 जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको भी हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। एंड थर्ड हम देखते हैं रेजिस्टेंस R3 में। R3 में जो करंट बहेगी, चूंकि I2 ऊपर की तरफ है जा रही है और I1 जो है नीचे की तरफ जा रही है, तो नेट एज्यूम करते हैं कि इस कंडीशन में, जबकि हम सेकंड वाले लूप को कंसीडर कर रहे हैं कि इस कंडीशन में जो करंट बह रही है I2 इज ग्रेटर देन I1, तो ऊपर की तरफ बह रही है। इट मीन्स इसमें I2 माइनस I1 करंट बह रही है, और जो बहने वाली करंट है वो निर्दिष्ट धारा की दिशा में है, इसलिए इसको भी हम नेगेटिव लेंगे। तो माइनस I2 माइनस I1 इंटू R3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस फिगर से हम किरचॉफ लॉ को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, किरचॉफ की सेकंड लॉ। अब हम जो दूसरा इससे रिलेटेड जुड़ा हुआ टॉपिक देख रहे हैं वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज की एक संतुलन की शर्त होती है, बैलेंस्ड कंडीशन होती है, जिसके अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज है उसमें P अपॉन Q का रेशियो होता है वो R अपॉन S के बराबर होता है। और इस कंडीशन की इस कंडीशन में जो गैल्वेनोमीटर होता है उसमें जो है कोई भी करंट फ्लो नहीं करती। इस बैलेंस्ड कंडीशन को हम किरचॉफ के लॉ से डिराइव करेंगे यहाँ पर। इसके लिए हम मानते हैं कि यहाँ पर दो लूप हमारे पास है, वन इज A B D A और दूसरा लूप है B C D B।
तो पहले लूप में हम जो धारा मान लेंगे वो सेम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मान लेंगे। अब हम देखेंगे कि इन रेजिस्टेंस में किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, और इनमें कोई, इस लूप में कोई वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। तो हम देखते हैं कि इस लूप में कोई भी वोल्टेज सोर्स नहीं है, अर्थात कोई ईएमएफ नहीं है, ईएमएफ इज इक्वल टू 0 है। अब इस पी रेजिस्टेंस पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा I1 इंटू पी, और उसकी जो डायरेक्शन हम लेंगे किरचॉफ का वोल्टेज लगाने के लिए, चूंकि जो इसकी डायरेक्शन है वो निर्दिष्ट धारा की दिशा में है, तो इसको हम नेगेटिव ले सकते हैं, -I1 इंटू पी लेंगे। तो यहाँ पर -I1 इंटू पी लिया हुआ है। और इससे पहले मैं ये एक चीज बताना चाहती हूँ कि इसमें किरचॉफ का फर्स्ट लॉ भी लगाया गया है, या किरचॉफ का करंट लॉ लगाया हुआ है। इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम मानते हैं कि इस सेल के द्वारा आई करंट दी जा रही है, तो ये करंट जो है आगे दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, I1 और I2, और अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 होता है। यहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया गया है और इसको इक्वेशन 1 से डिनोट किया गया है। अब हम ये बात कर रहे थे कि जो रेजिस्टेंस P है, इस पर जो वोल्टेज ड्रॉप है उसकी हम जो डायरेक्शन लेंगे वो नेगेटिव लेंगे, और उसको हम -I1 इंटू पी रखेंगे। अब हम बात करते हैं इस VAD सेक्शन की, कि इसमें हम ये मानते हैं चूंकि बैलेंस्ड कंडीशन है, बैलेंस्ड कंडीशन में गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं करती है। इसका मतलब यहाँ पर जो है करंट, कोई करंट I इज इक्वल टू 0 करंट फ्लो होने के कारण इसमें कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है। अब हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस R में जो बहने वाली धारा है वो जो है वो इस डायरेक्शन में है, और हमने जो एज्यूम की हुई धारा है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। इसीलिए रेजिस्टेंस R पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और उसको हम लिखेंगे I2 इंटू आर प्लस I2 इंटू आर इज इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, माइनस वाली टर्म को बराबर इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे, देन इट इज इक्वल टू I1 B बराबर I2 R हमें मिल जाएगा। अब हम दूसरे लूप की बात करते हैं। इसमें भी हम यही एज्यूम करेंगे कि जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होने के कारण जो रेजिस्टेंस Q है उसमें जो करंट फ्लो हो रही है, उस करंट फ्लो के कारण जो वोल्टेज ड्रॉप की डायरेक्शन होगी, जो वो जो है जो एज्यूम की गई डायरेक्शन है उसी की डायरेक्शन में होगी, जिसके कारण हम I1 Q को नेगेटिव लेंगे। और जो रेजिस्टेंस S है उसमें जो बहने वाली धारा है I2 वो एज्यूम की गई धारा के अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट डायरेक्शन की एज्यूम की गई धारा इस डायरेक्शन में है, एंड ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है डीसी डायरेक्शन में, तो इट मींस इसको हम पॉजिटिव लेंगे, देन ये प्लस I2 S इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। माइनस वाली टर्म्स को हम बराबर के इधर ले जाएंगे और ये पॉजिटिव में हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर दो इक्वेशंस प्राप्त हो जाएंगी। इन दोनों इक्वेशंस को 2 and 3 नंबर की इक्वेशंस को हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर I1 कैंसिल विद I एंड I2 कैंसिल विद I2, और हमें मिल जाएगा P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस की कंडीशन या संतुलन की कंडीशन होती है। इस प्रकार हमने देखा कि जो किरचॉफ के लॉ है, उन लॉ को, करंट लॉ और वोल्टेज लॉ को प्रयोग करते हुए हम व्हीटस्टोन ब्रिज की जो संतुलन की शर्त है P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S को इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस टॉपिक में हमने देखा है कि किरचॉफ लॉ क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, और व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस्ड कंडीशन को हम किरचॉफ लॉ के द्वारा किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।